दुनिया में हमें सजा मिल रही है कि क्योंकि हम मुसलमान हैं, आखिरत में सजा मिलेगी कि तुम अच्छे मुसलमान नहीं थे। सारी दुनिया में जलीलो ख्वार हो रहे हैं। पाकिस्तान में आज तक इलेक्शन फेयर हुई नहीं है, तो फिर किस चीज की, अगर इलेक्शन ही फेयर नहीं हुई तो फिर सियासी पार्टी किसी को कहना क्या फायदा। 5 बच्चों की मां को ले भागा है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, उसी तरह के उसके फॉलोअर है। जितने करप्ट अफसर मैंने देखे पाकिस्तान में, उनकी बीवियां, उनके लड़के सारे पीटीआई के सपोर्टर। वो समझते हैं बाप गुनाह कर रहा है, करप्शन कर रहा है, और इमरान खान साहब उसकी सफाई कर रहे हैं। मेरे ख्याल में पीटीआई जो पार्टी है वो सिर्फ इंटरनेट की पार्टी है, ट्विटर की पार्टी है। उसका दर हकीकत ये अमीर घरों के लड़के लड़कियां जो बिगड़े हुए हैं वो आप इंटरनेट पे बैठ जाते हैं। वो समझते हैं हम शायद ये इंटरनेट की दुनिया है। और यार कोशिश करो, ट्वीटें बेच के रोटी मिलेगी तुम्हें। जो सारा दिन बदतमीजियों के तूफान करते हो टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे, इससे खाना मिलता है। एक फेक किस्म की पार्टी है जिसका ऑन ग्राउंड रियलिटी कोई, लोग बेजार हैं, सियासत से बेजार हैं। नून लीग है तो उनका पंजाब है, सिंध है पीएस पार्टी है उनका सिंध है, मौलाना फजलुर रहमान का केपीके है। इनका क्या है? इंटरनेट है। इन्होंने इंटरनेट पे जलसा कर लिया। इनको चाहिए पाकिस्तान भी इंटरनेट पे बना ले, लोगों के मसाइल भी इंटरनेट पर ही हल कर ले। जो मुल्क से भागे हुए हैं, बाहर बैठ के उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल मोनेटाइज कराए हैं, और कोई फौज के खिलाफ है, कोई फौज के साथ है, कोई दरमियान में है, कोई बाहर है, कोई अंदर है। एक सर्कस है बस। कि पाकिस्तान में 3 किस्म के ब्रिटिश एजेंट्स आज भी काम कर रहे हैं, जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की, अपने लोगों के खिलाफ मुखबरियां की और उनको सपोर्ट किया, और उसके बदले में उनको जमीनें मिली, जिनको मेरे मुर्शिद ने कहा था ये इलेक्टेबल है। 70% कैबिनेट में वही होंगे, वो ब्रिटिश एजेंटों के पोते दोते हैं। पाकिस्तान के ऊपर किसने तबाही फेरी है? तुम अपने लोग, तुम्हारे अपने लोग ही तबाही फेर रहे हैं। तुम्हारे अपने रिश्तेदार बहन भाई हैं। जब वो यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, सीएसएस कर लेते हैं, जब वो एमपीए एमएनए बन जाते हैं, तो उनकी आंखों में खून उतर आता। मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे कहा था एक दफा सीएसएस करके, उसने कहा कि हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि तुमने सिविलियन के साथ मिक्सअप नहीं होना। वो सिविलियन के टैक्सों के ऊपर तो तुम्हारी तनख्वाह मिलती है, तुम्हें सर्व करने के लिए तुम्हें हायर किया गया कि सिविलियन को सर्व करो, तुमने उनके साथ मिक्सअप ही नहीं होना। और चाइना के साथ दोस्ती आपकी जो है वो हिमालय से ऊंची है। आप किक बैक्स लेते हैं उनसे, जाके जफे भी मारते हैं आप उनको। वहां से ये नहीं सीखते कि उन्होंने पीपल्स आर्मी बनाई है, आपकी इंपीरियल आर्मी है। कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश न्यूज़पेपर तो एक दो टूटे फूटे हैं जो एम्बेसियों के लिए छपते हैं, एक भी इंग्लिश चैनल नहीं है। मेरे मुर्शिद को तकलीफ करनी पड़ती है, अमेरिका से ट्वीट कराते हैं, वो भी उर्दू में कराते हैं, क्योंकि लौंडे लपाड़े इतने जाहिल हैं कि ट्विटर के ऊपर उन्होंने स्किल हासिल कर ली, इंग्लिश के 2 लफ्ज नहीं आते। मुझे मैं शॉक्ड हूं। मैं अगले दिन, मुझे कई बड़े बड़े कॉम्पिटेंट लोग, मेरे जो दोस्त हैं पाकिस्तान में बैठे, जो पाकिस्तान की किस्मतों के फैसले करते हैं, 2 लफ्ज सीधे इंग्लिश के नहीं लिख सकते। तरक्कियां क्या करनी है? और अगर इनसे किसी में पाकिस्तानी से पूछूं तो सब ये एक तो इस्लाम चाहते हैं खुलफाए राशिदीन के दौर का, और हर दूसरा बंदा जो है वो एक शजरा लेके फिर रहा है कि मैं जी सीधा हजरत अली से मेरी रिश्तेदारी, हम जी सारे अरब से आए हैं। खुदा का नाम लो यार, तुम कहां से अरब से आए हो? कहां से? चेक कराओ अपने डीएनए। ना शक्लें हैं, ना काम है तुम्हारे अरबों वाले, तो ना कुछ है कुछ। मेरा मुझसे क्या किस किस्म के? सदाम हुसैन मरा था तो इराक के अंदर मरा था, कजाफी मरा था लीबिया के अंदर मरा था। तुम्हारे लंदन से आते हैं, लंदन चले जाते हैं। तुम चूरियां खाने वाले यार दोस्त हो। ये खुदारा अपने आप को पहले पहचानो कि हम जा कहां रहे हैं, हमारे साथ हो क्या रहा है। ये इलेक्शन की गेम अब बंद करो। इलेक्शन का रिजल्ट तो निकल चुका। एक तो उन्होंने कहा कि हमारा जो डायस्पोरा है यहाँ पाकिस्तान का, पाकिस्तानी डायस्पोरा, ये पाकिस्तान के एम्बेसडर है। आसम मुनीर साहब, इस डायस्पोरे को आपने पढ़ा के भेजा था पाकिस्तान से, डिग्रियां इनके पास थी जो आके आपके एम्बेसडर बनते ही। 90% 99% डायस्पोरा तो आप इलीगल आता है, बॉर्डर क्रॉस कर करके किश्तियों में बैठ बैठ के आधे डूब रहे हैं। आप कहते हैं ये आपके एम्बेसडर हैं। ये अगर आपने इनको एम्बेसडर बनाना है पाकिस्तान का, ये कहते हैं आपकी पहचान है, तो इनको पढ़ा के क्यों नहीं भेजते आप वहां से? आपको पता है आपके डायस्पोरा की हालत क्या है। वो यहां बैठे हैं पीटीआई बना के, यहां बैठे हैं मुस्लिम लीग कहते हैं, मुस्लिम लीग नहीं कहते, मुस्लिम लीग को वोट देना है। वो मुस्लिम लीग तो पिपल पार्टी बनाई उन्होंने थे न्यूयॉर्क च भी, हर शहर के अंदर पूरी दुनिया की पिपल पार्टी। पता नहीं है आसम मुनीर साहब किस तरह की बातें इनके पास, शायद रैकेट मौजूद नहीं है कि सारा डायस्पोरा तो नपा देना था। अब दूसरी बात करना चाहूंगा, दूसरी उन्होंने बात की जी, आपको अगर एक पीटीआई का बंदा है, उसका इंटरव्यू पसंद नहीं आता, फिर पकड़ के लाके दूसरा इंटरव्यू कराते हैं। और टीटीपी वालों को भी तो पकड़े ना यार, जो घुस के आपके 23 सिपाही मार गए। उन्होंने कहा जी आगे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। आसम मुनीर साहब, आप यहाँ वॉशिंगटन डीसी में थे जब 23 सिपाही, 23 आपके सोल्जर्स अगलों ने मार दिए घुस के पाकिस्तान के अंदर। वहां कहां से लोग जाएंगे? लोग जाने से डरते हैं। आप कहते हैं इन्वेस्टमेंट पैसे लेकर जाए वहां।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फूड कॉर्नर विद तारड़। मैं हूं शाज़िया नैय्यम, मेरे साथ साजिद तारड़ साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, कैसे हैं आप? और ये बताएं कि मौसम कैसा है? वालेकुम सलाम शाजिया। यहाँ पे सर्दी का आगाज हो चुका है। क्रिसमस आपको पता तकरीबन एक हफ्ता दूर है और यहाँ पे अमेरिका में ज्यादातर बच्चे और जो अमेरिकन लोग होते हैं, ये जितने भी यूरोपियन हैं, वो क्रिसमस व्हाइट क्रिसमस की हमेशा ख्वाहिश करते हैं। तो कई स्टेटों में इस वक्त बर्फबारी हो चुकी है। मैं जिस स्टेट में हूँ और मैं एक दो स्टेटों में सफर भी मैंने किया, वहां आज भी हल्की हल्की वहां पे बर्फबारी हुई है, लेकिन मामूली सी, जो ज्यादा बर्फ स्टिक नहीं कर सकी। हम्म। लेकिन वेस्ट वर्जीनिया, जो कि मुझसे तकरीबन यहाँ से 50-60 मील दूर एक स्टेट है, उसके ऊपर 5 इंच बर्फबारी का उन्होंने इंकशाफ किया है। तो देखें, सर्दियां तो फिर जाहिर है जनवरी दिसंबर, हम जिस स्टेट में बैठा हूँ दिसंबर इतना ठंडा नहीं होता, लेकिन जनवरी काफी ठंडी होती हम्म। चलें, मौसम तो ठंडा है लेकिन सियासी गर्मा गर्मी जो है वो अपने अरूज पर है। पीटीआई का ऑनलाइन जलसा हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जबकि पीटीआई के जो अराकीन हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जी इंटरनेट बंद हो गया है, इंटरनेट को डाउन कर दिया गया है, और ये तमाम तर जो इतलात थी ये भी इंटरनेट के जरिए ही पहुंच रही थी कि इंटरनेट डाउन हो गया है। आप क्या कहना चाहेंगे? है। शाजिया देखें, इंटरनेट, मेरा ख्याल में पीटीआई जो पार्टी है वो सिर्फ इंटरनेट की पार्टी है, ट्विटर की पार्टी है। उसका दर हकीकत ये जो अमीर घरों के बिगड़े हुए बच्चे हैं, चंद ये इस तरह के लोग हैं जो उसके सारे सपोर्टर हैं। एक एक बंदे के 20-20, 25-25 अकाउंट हैं। अमेरिका से बैठ के उनका ट्विटर अकाउंट भी मैनेज होता है खान साहब का, यहीं से बैठ के इनके सारे जलसे होते हैं। हम्म। एक फेक किस्म की पार्टी है जिसका ऑन ग्राउंड रियलिटी कोई नहीं है। देखे ना, अब देखा जाए, लोग बेजार हैं, सियासत से बेजार हैं। नून लीग है तो उनका पंजाब है, सिंध है, पीपल्स पार्टी है उनका सिंध है, मौलाना फजलुर रहमान का केपीके है। इनका क्या है? इंटरनेट है। इन्होंने इंटरनेट पे जलसा कर लिया। इनको चाहिए पाकिस्तान भी इंटरनेट पे बना ले, लोगों के मसाइल भी इंटरनेट पर ही हल कर ले, क्योंकि ये एक ये सिर्फ मीम की बदतमीजी का तूफान और इस तरह की एक पार्टी है। जी, इसके समय इंतहाई खतरनाक तरीन दौर गुजरा है, इंतहाई खतरनाक तरीन दौर। मुझसे कल इस वीकेंड के ऊपर एक अमेरिकन ने पूछा, उसने कहा, यार वाकई ही इमरान खान ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है और इसने जाके किसी ने इसको कहा है, 5 बच्चों की मां ने, कि मुझसे शादी करो तुम वजीर आजम बन जाओगे। आप सोच नहीं सकते कि वाशिंगटन डीसी में मैं कितना शर्मिंदा हुआ हूं कि मैं उस मुल्क, मेरी मादरे मिल्लत के साथ ये इस तरह के खिलवाड़ हो रहे हैं कि एक औरत 8 साल बच्ची को छोड़ के उसने एक आदमी से रिलेशनशिप बना के उसने कहा मुझसे शादी करो वजीर आजम बन जाओगे। इस तरह वजीर आजम बनते हैं, इस तरह पार्टियां बनती हैं, और इस तरह लोगों के मसाइल हल, इस तरह कौमें तरक्की करती हैं। मैं इस ये जलसा क्या होना था, ये जलसे, क्या जलसे तो क्या जुलूस हैं इनके। जिस तरह खाकान अब्बासी साहब ने फरमाया था, बड़े अच्छे सियासतदान हैं वो, मैं समझता हूँ। वाला क्या सियासतदान क्या होते हैं, वो तो अपने हल्के से भी इलेक्शन हार गए थे, वो मरी से भी जाके कहीं लाहौर से इलेक्शन जीता था उन्होंने। लेकिन उन्होंने एकदम फरमाया था, पढ़े लिखे आदमी, अमेरिका से पढ़ के गए, उन्होंने फरमाया था पाकिस्तान में आज तक इलेक्शन फेयर हुई नहीं है, तो फिर किस चीज की, अगर इलेक्शन ही फेयर नहीं हुई तो फिर सियासी पार्टी किसी को कहना क्या फायदा। 2018 में जिस तरीके से इनको लाया गया था, वो क्या, उसका जलसे की क्या बात करें। ये तो, ये अमीर घरों के लड़के लड़कियां जो बिगड़े हुए हैं, वो आप इंटरनेट पे बैठ जाते हैं, वो समझते हैं हम शायद ये इंटरनेट की दुनिया है। और यार कोशिश करो, ट्वीटें बेच के रोटी मिलेगी तुम्हें, जो सारा दिन बदतमीजियों के तूफान करते हो टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे, इससे खाना मिलता है? हाँ, चंद लोग हैं तुम्हारे लीडर जो मुल्क से भागे हुए हैं, बाहर बैठ के उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल मॉनिटाइज कराए हैं और तुमसे खेल रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं पूरे मुल्क के साथ। कोई फौज के खिलाफ है, कोई फौज के साथ है, कोई दरमियान में है, कोई बाहर है, कोई अंदर है। एक सर्कस है बस। जिस तरह का इनका वो लीडर है, 5 बच्चों की मां को ले भागा है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, उसी तरह के उसके फॉलोअर है। जितने करप्ट अफसर मैंने देखे हैं पाकिस्तान में, उनकी बीवियां, उनके लड़के सारे पीटीआई के सपोर्टर। वो समझते हैं बाप गुनाह कर रहा है, करप्शन कर रहा है, और इमरान खान साहब उसकी सफाई कर रहे हैं। ये जो है अमर बिल मारूफ है, ये अय्या का नाबदू वैया का नस्ताइन है। बाप ने तबाही फेरी भी। मैंने कल बल्कि एक ट्वीट की है जिसको बड़ा लोगों ने देखा है। मैंने कहा, यार हर पाकिस्तान का करप्ट ब्यूरोक्रेट, करप्ट अफसर जो है, वो रिटायरमेंट के बाद एक बड़ा अच्छा मुसलमान बन जाएगा, जुमे की नमाज बाकायदगी से पढ़ेगा,
भाषण देना शुरू कर देगा पाकिस्तान के बारे में, लेकिन जब नौकरी में होगा तबाहियां फेरेगा, लोगों की खालें उतारेगा, बदतमीजी। लेकिन बस ये अब क्या करें, एक मुल्क एक ऐसा है जो आपने बनाया ही नहीं है, पाकिस्तान है जो बने ही नहीं है 1947। और इस वक्त तो फिर उसका आप देख ही रहे हैं जिस तरीके से पाकिस्तान में क्या है, 1.9 बिलियन मुसलमान है, सारी दुनिया में जलीलो ख्वार हो रहे हैं। किसी ने मुझे पिछले दिनों में कहा था, उसने कहा यार कि दुनिया में हमें सजा मिल रही है कि क्योंकि हम मुसलमान हैं, आखिरत में सजा मिलेगी कि तुम अच्छे मुसलमान नहीं थे। यार क्या मुसलमानों के साथ क्या हाथ हो रहा है? कई मुल्कों के ऊपर तो जिस तरह आज गजा के ऊपर इसराइल चढ़ा हुआ है, जिस तरह अमेरिका ने जाके लिबिया तोड़ दिया है, जिस तरह अमेरिका ने जाके इराक तोड़ दिया है, लेकिन मुझे यह पता पाकिस्तान पे कौन चढ़ा है? पाकिस्तानी चढ़े हुए हैं। पाकिस्तान के ऊपर किसने तबाही फेरी है? तुम अपने लोग, तुम्हारे अपने लोग ही तबाही फेर रहे हैं, तुम्हारे अपने रिश्तेदार बहन भाई हैं। जब वो यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, सीएसएस कर लेते हैं, जब वो एमपीए एमएनए बन जाते हैं, तो उनकी आंखों में खून उतर आता है, फिर देखते ही नहीं है कि क्या करना। तो इस वक्त बल्कि पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो शाजिया दुनिया का सबसे बड़ा लेबर कैंप है कि 5,000 लोगों के खर्चे टोरंटो, अमेरिका और लंदन के अंदर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक और सऊदी अरेबिया के कर्जों से चल रहे हैं, और 25 करोड़ लोग उनके खून पसीने से आईएमएफ और उन कर्जों की किस्तें दी जाती है। इससे बड़ी कुछ शर्मो हया अगर सोचा जाए तो मैं बल्कि एक मैंने आज और ट्वीट की थी जिसको उसको भी तकरीबन 35,000 लोगों ने देखा है कि पाकिस्तान में 3 किस्म के ब्रिटिश एजेंट्स आज भी काम कर रहे हैं। वो 3 किस्म के कौन से ब्रिटिश एजेंट्स हैं? एक तो वो है जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की, अपने लोगों के खिलाफ मुखबरियां की और उनको सपोर्ट किया, और उसके बदले में उनको जमीनें मिली, जिनको मेरे मुर्शिद ने कहा था ये इलेक्टेबल है। अब फिर वही एमएनए बनेंगे, 70% कैबिनेट में वही होंगे, वो ब्रिटिश एजेंटों के पोते दोते हैं। दूसरी किस्म के ब्रिटिश एजेंट कौन है? वो हमारे लोअर मिडिल क्लास से आते हैं सीएसएस करके। उनको सबसे पहले सीएसएस एकेडमी में ब्रिटिश तालीम दी जाती है। मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे कहा था एक दफा सीएसएस करके, उसने कहा कि हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि तुमने सिविलियन के साथ मिक्सअप नहीं होना। वो सिविलियन के टैक्सों के ऊपर तो तुम्हारी तनख्वाह मिलती है, तुम्हें सर्व करने के लिए तुम्हें हायर किया गया कि सिविलियन को सर्व करो, तुमने उनके साथ मिक्सअप ही नहीं होना। फिर वो जाके गोरों के ऊंची छतों वाले वो डीपीओ बन के या डीसी बन के बैठते हैं, लोअर मिडिल क्लास, वो समझते हैं हम भी ब्रिटिश हैं, फिर वो बदले लेते हैं पाकिस्तान से। ये दूसरी किस्म के। अब तीसरी किस्म कौन सी है? वो हमारे इंपीरियल आर्मी है। इंपीरियल आर्मी कौन थी? ब्रिटिश ने बनाई थी, उनका माइंडसेट था, जो उनकी वफादारी सीधी क्वीन को होती थी, उनकी लोकल वफादारियां नहीं होती थी। माइनॉरिटीज को हायर करके मेजॉरिटी के ऊपर जुल्मों सितम कराया जाता था। उनको ऑर्डर जब दिया जाता था कि अपने बहन भाइयों पे गोलियां चलाओ, वो चलाते थे। ये प्री पार्टीशन, ना सिर्फ यहां पे, इराक में, सूडान में, जहां जहां ब्रिटिश कॉलोनियां थी, वो यही करते थे, माइनॉरिटी को हायर करके मेजॉरिटी के ऊपर उनको सुप्रेस कराते थे, और लॉयल्टी उनकी सीधी क्वीन तक होती थी। आज भी मेरे काकूल एकेडमी के अंदर टोटल सिस्टम ब्रिटिश है, इंक्लूडिंग यूनिफॉर्म। लेकिन उन्होंने वहां से ये सिस्टम तो सीख लिया इंपीरियल आर्मी का, ये सारा तो वो चल रहा है, लेकिन ब्रिटिश आर्मी की बहादुरी नहीं सीखी उन्होंने। ब्रिटिश आर्मी का एक ट्रेडिशन चलता आ रहा है बड़े अरसे से कि अगर फ्रंट पे जंग हार जाता था, जो उसके ट्रूप्स हार जाते थे, मर जाते थे, तो वो जो कमांडिंग अफसर होता था अपने टेंट के अंदर गोली मार के सुसाइड करता था। आज भी ब्रिटिश नेवी का ये आज भी उनका प्रिंसिपल है, उसकी हिस्ट्री मौजूद है कि जब शिप डूबता है तो सिर्फ उसमें से किश्तियों में बैठने सबसे पहले बैठते हैं सेलर्स। जो उसका कमांडर होता है वो शिप के साथ नीचे जाता है। ये नहीं सीख सके आप। और चाइना के साथ दोस्ती आपकी जो है वो हिमालय से ऊंची है। आप किकबैक्स लेते हैं उनसे, जाके जफे भी मारते हैं आप उनको। वहां से ये नहीं सीखते कि उन्होंने पीपल्स आर्मी बनाई है, आपकी इंपीरियल आर्मी है। वो करप्शन पे गोली मारते हैं और गोली का बिल भी मरने वाले के बच्चों को देते हैं। ये चीजें नहीं सीखनी आप। हाँ, करप्शन से लदे फिदे आप। मैं अब रिसर्च कर रहा हूं आजकल कि पाकिस्तान के किस हिस्से में किस किस्म के लोगों का डीएनए मौजूद है। मेजॉरिटी अगर देखा जाए इस वक्त पाकिस्तान में, तो
बल्कि मैं अगले दिन ये भी देख रहा था, इंग्लैंड की किसी कंपनी ने रिसर्च की है, तो हर दूसरा मुसलमान अपने लफ्ज के साथ सैयद लिख लेता है। ये कितने लोग इसमें से वाकई डिसेंडेंट है, ये सैयद है? तो वो बड़ी शर्मनाक रिजल्ट उसके आए। यहां पे आप बैठे हैं, अफसोस के साथ मैं कहूंगा आपके हर मजाइल का नाम अफगानी है जो भी बनाए हैं इन्होंने। और अगर इनसे किसी में पाकिस्तानी से पूछूं तो सब ये एक तो इस्लाम चाहते हैं खुलफाए राशिदीन के दौर का, और हर दूसरा बंदा जो है वो एक शजरा लेके फिर रहा है कि मैं जी सीधा हजरत अली से मेरी रिश्तेदारी, मैं हम जी सारे अरब से आए हैं। खुदा का नाम लो यार, तुम कहां से अरब से आए हो? कहां से? किस चेक कराओ अपने डीएनए। ना शक्लें हैं ना काम है तुम्हारे अरबों वाले, तो ना कुछ है कुछ। मेरा मुझसे क्या किस किस्म के? सदाम हुसैन मरा था तो इराक के अंदर मरा था, कजाफी मरा था लीबिया के अंदर मरा था। तुम्हारे लंदन से आते हैं लंदन चले जाते हैं, तुम चूरियां खाने वाले यार दोस्त हो। ये खुदारा अपने आप को पहले पहचानो कि हम जा कहां रहे हैं, हमारे साथ हो क्या रहा है। ये इलेक्शन की गेम अब बंद करो। इलेक्शन का रिजल्ट तो निकल चुका है, कैबिनेट बन रही है, बल्कि अब तो लोगों को वजारतें दी जा रही हैं। अब तो आप कह रहे हो जलसे कर रहे हैं, फलान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, खान आएगा बनेगा पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान नया पाकिस्तान। पता नहीं, ये समझ से बाहर है कि लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि इनके साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। आईएमएफ इनके साथ क्या कर रहा है, ये आपके जो 3 किस्म के ब्रिटिश एजेंट है ये क्या कर रहे हैं, और आगे क्या होने वाला है आपके साथ, ये भी आपको बिल्कुल नहीं पता। उसकी वजह ये है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश न्यूज़पेपर तो एक दो टूटे फूटे हैं जो एम्बेसियों के लिए छपते हैं, एक भी इंग्लिश चैनल नहीं। मेरे मुर्शिद को तकलीफ करनी पड़ती है, अमेरिका से ट्वीट कराते हैं, वो भी उर्दू में कराते हैं, क्योंकि लौंडे लपाड़े इतने जाहिल हैं कि ट्विटर के ऊपर उन्होंने स्किल हासिल कर ली, इंग्लिश के 2 लफ्ज नहीं आते। मैं शाक हूं। मैं अगले दिन मुझे कई बड़े बड़े कॉम्पिटेंट लोग मेरे जो दोस्त हैं पाकिस्तान में बैठे, जो पाकिस्तान की किस्मतों के फैसले करते हैं, 2 लफ्ज सीधे इंग्लिश के नहीं लिख सकते। तरक्कियां क्या करनी है? तालीम से नफरत है, आगे बढ़ने से नफरत, तरक्की से नफरत। पार्टी पीपल हो, पार्टी करो, कर रहे हो आप, देखो अब आगे क्या बनता है। साजिद साहब, आर्मी चीफ का अमेरिका के दौरे के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा था दौरा, क्या है उसके रिजल्ट, क्या निकलेंगे? आर्मी चीफ साहब यहाँ पे आए, कोई जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई उनकी। जो 3-4 मुलाकातें हुई टोनी बिल्कन के साथ, आस्टन लॉयड के साथ, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई जॉइंट बयानिया नहीं दिया गया, स्टेटमेंट नहीं दी गई। एक खुफिया चीजें रखी गई, सिर्फ एक आईएसपीआर ने जो उसकी जो उन्होंने स्टेटमेंट दी उसमें कहा कि म्यूचुअल इंटरेस्ट पे बातें हो रही हैं, रीजनल सिक्योरिटी पे बातें हो रही हैं, ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट जो इस एरिया में है उस पर बातें हो रही हैं। मेरा मकसद था कि ये तो एक टूटी फूटी सी पॉलिटिकल स्टेटमेंटें हैं। लेकिन मैं एक बात आज करना चाहूंगा, खासकर हमारे हाफिज साहब ने, आसिम मुनीर साहब ने एम्बेसी के अंदर बड़े मखसूस को अपने चहेते पाकिस्तानियों के साथ मुलाकातें की। 2 चीजें उसमें उन्होंने कही हैं, मैं उस पर, मुझे अफसोस हुआ उस पर। एक तो उन्होंने कहा जी कि हमारा जो डायस्पोरा है यहाँ पाकिस्तान का, पाकिस्तानी डायस्पोरा, ये पाकिस्तान के एम्बेसडर है। आसिम मुनीर साहब, इस डायस्पोरे को आपने पढ़ा के भेजा था पाकिस्तान से, डिग्रियां इनके पास थी जो आके आपके एम्बेसडर बनते ही। क्या इनके पास आपके एम्बेसडर बनने की सलाहियत है इनमें? आप किस तरह की बातें ये कर रहे हैं? 90%, 99% डायस्पोरा तो आप इलीगल आता है बॉर्डर क्रॉस कर करके, किश्तियों में बैठ बैठ के आधे डूब रहे हैं। आप कहते हैं ये आपके एम्बेसडर हैं। ये किस तरह की आप मेरा बात आप है कि मुझे तो समझ नहीं आई। अगर आपने इनको एम्बेसडर बनाना है पाकिस्तान का, ये कहते हैं आपकी पहचान है, तो इनको पढ़ा के क्यों नहीं भेजते आप वहां से? आपको पता है आपके डायस्पोरा की हालत क्या है। वो यहां बैठे हैं पीटीआई बना के, यहां बैठे मुस्लिम लीग कहते हैं, मुस्लिम लीग नहीं कहते, मुस्लिम लीग को वोट देना है। वो मुस्लिम लीग तो पिपल पार्टी बनाई उन्होंने थे न्यूयॉर्क च भी, हर शहर के अंदर पूरी दुनिया की पिपल पार्टी। पता नहीं है आसिम मुनीर साहब किस तरह की बातें इनके पास, शायद रैकेट मौजूद नहीं है कि सारा डायस्पोरा तो निपा देना था। अब दूसरी बात करना चाहूंगा, दूसरी उन्होंने बात की जी, उन्होंने कहा जी आगे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। आसिम मुनीर साहब, आप यहां वॉशिंगटन डीसी में थे जब 23 आपके सोल्जर्स अगलों ने मार दिए घुस के पाकिस्तान के अंदर। वहां कहां से लोग जाएंगे? लोग जाने से डरते हैं। आप कहते हैं इन्वेस्टमेंट पैसे लेकर जाए वहां। मेरे जैसा बंदा पाकिस्तान जाने के बारे में सोचता है, गश पड़ जाता है। आप कहते हैं जी हम वहां इन्वेस्टमेंट लेकर है। पहले हमले तो रोकें बाहर से जो आपके पास ऊपर हो रहे हैं। आपके पास हर पीटीआई के बंदे की टेपें मौजूद है।
वो जो आपके टीटीपी वाले हैं उनकी टेपें क्यों नहीं रिकॉर्ड करते आप? आपको अगर एक पीटीआई का बंदा है, उसका इंटरव्यू पसंद नहीं आता, फिर पकड़ कर आगे दूसरा इंटरव्यू कराते हैं। और टीटीपी वालों को भी तो पकड़े ना यार, जो घुस के आपके 23 सिपाही मार गए। भाई ये बात करने से पहले सोचना चाहिए था कि आपकी यहां मौजूदगी में 23 सिपाही मर गए, एक दिन में 3 हमले हुए हैं उनके टीटीपी वालों के। फिर उन्होंने वीडियो बनाई है उस हमले की, और फिर उसको उन्होंने अपने मीडिया विंग में डाली, उन्होंने प्रेज किया, देखिए जिस तरीके से हमने मारे लोग। मेरे को मैं हाँ, यहाँ आए हैं कुछ पाकिस्तानियों ने कहा है जी जाके ये मार्शल लॉ लगा देंगे, ये जाके कुछ कर देंगे, वो फिर जितने मुंह उतनी बातें हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो इसमें दुनिया ने असेस किया उनके इस ट्रिप को, तो वो यही असेस किया था कि इन्होंने आके एक तो इंडिया की शिकायतें लगाई होंगी कि ये घुस के अंदर हमारे जो रा के लोग हैं, जो हमारे मार रहे हैं पाकिस्तानी शहरियों को, क्योंकि उन्होंने 18-20 लोग मारे हैं पाकिस्तान में। फिर उसके बाद उन्होंने शिकायत की होगी कि जो आप असला जो छोड़ के आए हैं वो हमारे ऊपर चल रहा है, आप पुलिस को डॉलर दे दें आप। और तीसरी लोग बात कह रहे हैं कि इन्होंने तालिबान की शिकायतें लगाई होंगी कि वो दोहा एग्रीमेंट को वायलेट कर रहे हैं, क्योंकि टीटीपी को वो सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत दे रहे हैं। और उसके जो अगली बात है, ये खासकर एक बड़ा सिग्निफिकेंट दौरा इसलिए इस लिहाज से था क्योंकि आजकल आपको पैसे नहीं मिल रहे चाइना से, उन्होंने वो आपका बंद कर रखा है सी पैक। तो इस वक्त आपको पैसों की जरूरत है, आईएमएफ आपको देना चाहता है, आप इनके साथ लबी डबी होना चाहते हैं। दूसरा एक उनके साथ जो मसला चल रहा है कि वो भारत के साथ इस वक्त अमेरिका के हालात थोड़े से कशीदा हुए हैं, आप उसकी विंडो का फायदा उठाना चाहते हैं। यही सारे इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में लोग बातें कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो 2 लोगों से मेरी बात हुई पाकिस्तान में, उन्होंने कहा जी कि ये पाकिस्तान में डॉलर लेकर आएंगे, ये जो अमेरिका गए हैं डॉलरों के लिए। तो मैंने उनसे ये कहा कि ये डॉलर पाकिस्तान में पहली दफा नहीं आएंगे, पर डॉलर बहुत दफा आए पहले भी। जब रशिया अफगानिस्तान में आया था तो कंटेनरों में डॉलर जाते थे, वो एक डॉलर रुका नहीं पाकिस्तान में। काश ऐसा होता, अच्छा होता। आसिम मुनीर साहब पहले अपने वहां पे जो लीकेज है, जो ब्लीडिंग हो रही पाकिस्तान में करप्शन की, वो रोक कर आते, फिर डॉलर ले जाते यहां से। आपको इस वक्त $100 बिलियन भी दे दिया जाए तो वो कम है, वो पाकिस्तान उसमें से $100 भी नहीं पहुंचेगा। तो आसिम मुनीर साहब आके डॉलर ले भी जाए तो उसका पाकिस्तान के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, ना वो पहुंचेंगे। पता नहीं क्या इसका मकसद है, अंदर खाते कहां कहां अंगूठे लगे हैं, क्या क्या मीटिंग हुई है, लेकिन मुझे इसमें से पाकिस्तान का कुछ अच्छा बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, आप बिल्कुल फ्री फॉल पर हैं, और साथ आपका पड़ोसी मुल्क जो है वो 2 दफा, चाहे इसकी इलेक्शन कैंपेन की वजह से था उनका, 2 दफा उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तानी कश्मीर हमने लेना है, वो हमारा है। अमित शाह साहब ने पहले असेंबली में खड़े होकर कहा, उन्होंने सीटें बना दी, 24 सीटें आजाद कश्मीर की, उन्होंने कहा जी वो हमारा है, हमने लेना है। फिर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद फिर उन्होंने कहा ये कि ये सारा कुछ, तो उसके हमारा उस तरफ तवज्जो नहीं है। हम आज भी, अगर आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपके करप्ट पाकिस्तानी, उनका ध्यान सारा दुबई की प्रॉपर्टियों में और टोरंटो पे है। अमीर जो आपके अमीर करप्ट हैं, जिनका ज्यादा हाथ पड़ जाता है, वो टोरंटो पहुंच जाते हैं। जो निचले दर्जे के चोर हैं वो सारे दुबई पहुंच जाते हैं। तो आप उससे अलावा तो आगे कुछ सोच ही नहीं रहे। ना आप बलोचिस्तान का सोच रहे हैं, ना केपीके के हमलों का सोच रहे हैं, और ना पंजाब की करप्शन के, सिंध की करप्शन के बारे में सोच रहे हैं। आपको पता ही होगा, पिछले दिनों एक क्रिकेटर जो कराची से चला था मुल्तान जाने के लिए, उसने ट्वीट की थी, उसने मैसेज किए थे कि हर 50 किलोमीटर के ऊपर रोककर सिंध पुलिस जो है पैसे मांगती है, हर 50 किलोमीटर के बाद। तो ये आपके हालात हैं। आप फिर आके लोगों को कहते हैं जी आप पाकिस्तान इन्वेस्टमेंटें लेकर आए, पाकिस्तान में आए, दूध की नहरें चलाएं। वो कौन चलाए यार, तुम खुद, जब तुम्हारे हालात ये हैं, ना तुम्हारी अदालतें काम कर रही है, ना पुलिस काम कर रही है, ना फौज काम कर रही है, ना तुम्हारा इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, ना कुछ तो इन सर्कमस्टांसेस में आप मुस्तकबिल प्रेडिक्ट करो अपना, क्या तुम्हारा मुस्तकबिल होना चाहिए मेरे ख्याल में। तो वो यही है जो चल रहा है। इस पे आर्मी चीफ साहब अब आए हैं, अब देखते हैं, क्योंकि इस वक्त अमेरिका को थोड़ी बहुत, अमेरिका समझता है कि चाइना को कंटेन करने के लिए वहां पे हमें जरूरत है। इंडिया तो इस वक्त उनके मेरा मकसद है इंडिया की पोजीशन इतनी स्ट्रांग है जिसकी हद को नहीं, क्योंकि वॉशिंगटन डीसी में भी स्ट्रांग है और वो इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग है, वो तो उनकी जरूरत है। लेकिन वो शायद एक ये भी सोचते हो कि कभी हम एक साथ भारत के अलावा भी को अपना ऑप्शन रखे। तो पाकिस्तान तो उनका ऑप्शन मौजूद ही है, उन्होंने जिस वक्त भी दिल चाहा अमेरिका को,
तो वो वहां पे हवाई अड्डे अपने बना लेंगे, जो मर्जी कर लेंगे। वो खान साहब ने जो ड्रामा किया था एब्सोल्युटली नॉट करना, उनसे किसी ने पूछा था ना, किसी ने उन्होंने ना की थी, बल्कि जब उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा था उस वक्त भी पाकिस्तान की फजाई हदूद जो है वो अमेरिका इस्तेमाल कर रहा था। एक ड्रामा था साइफर का भी, जो ड्रामा जो वो करते हैं। खान साहब इज वेरी स्मार्ट पर्सन वैसे ओरिजिनली जाती, तो अगर वो पॉजिटिवली चलाते, पाकिस्तान चला सकते थे, अच्छा कर सकते थे, लेकिन उनकी वो पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा है, मैकियावेली के फॉलोअर है। वो हर चीज वो बड़ी शातिर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। खूबसूरती के साथ उन्होंने प्ले बॉय से वो मुर्शद बने, अमल बिन मारूफ बनाया, हाथ में तस्वीर पकड़ी, एक अकीक पहना बड़ा मोटा सा, मैडम पीरनी से शादी की, और क्योंकि उन्हें पता बताया गया था कि टीएलपी के वोटों पे आपने डाका मारना है, मौलाना रिजवी के वोटों पे आपने डाका मारना, हाथ साफ करें, वो उन्होंने किया बड़ी खूबसूरती के साथ। फिर उन्हें पता था कि अमेरिका के खिलाफ नफरत है, वो भी उन्होंने कैश करा ली। देखें, और फिर लोगों के ऊपर गद्दारी के भी इल्जाम लगाए। अमल उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मीर जाफर, मीर सादिक किस तरीके से। तो ही इज अ वेरी शातिर पर्सन। मैं उन्हें कहता हूं कि मैकियावेली सेकंड, इमरान खान इज मैकियावेली जूनियर। तो उसमें कामयाब है मेरे ख्याल में। आज भी वो बड़े 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 पैंतरे अंदर से बैठ के बनाते हैं। अगले दिन भी फिर दोबारा वो जब जेल में उनकी थी हियरिंग थी, तो उन्होंने कोशिश की है शीशे के दरमियान से कम्युनिकेट करें जर्नलिस्टों के साथ है। ये तो वो जज साहब ने कहा बैठ जो थे, दिस इज अ कोर्ट, दिस इज नॉट अ लारी अड्डा। तो वो बैठ गए हैं खान साहब, लेकिन ही इज अ वेरी शातिर मैन, ही वाज वेरी शातिर। देखें किस खूबसूरती के साथ, जिन भी औरतों के साथ, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू मुबशर लुकमान, आज तक किसी गरीब औरत के साथ उनके रिलेशनशिप नहीं रहे, हमेशा हर अमीर औरत के साथ रिलेशनशिप रहे हैं। आप देख लें जमामा को, देख लें आप सीता वाइट को, देख लें, अमीर तीन औरतें थी, और खान साहब ने खुल के याशी की उनके पैसों के ऊपर। आईएमएफ की आपने बात की, आईएमएफ के हवाले से ही मेरा अगला क्वेश्चन होगा कि ग्लोबल मेल्टडाउन पे आईएमएफ के क्या रिमार्क्स हैं, इस मसले से कैसे निपटा जा रहा है? देखें, इसका मैं खासकर एक और जो इसके मैं दो चीजें इसमें से बताना चाहूंगा कि जिसकी ये स्टेटमेंट है, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी है आईएमएफ में, एक इंडियन खातून है, गीता गोपी उनका नाम है। इस वक्त वो सेकंड इन कमांड है आईएमएफ की, नंबर 2 पोजीशनिंग है उनकी। यहाँ ये भी बातें चलती हैं कि आगे चल के हो सकता है आईएमएफ के हेड वो बन जाए। उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ एक तज्जिया दिया है आज से 3-4 दिन पहले कि इकोनॉमिक मेल्टडाउन होने वाला है पूरी दुनिया के अंदर। कोविड के बाद से आज तक उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया $7 ट्रिलियन का नुकसान कर चुकी है। यूक्रेन की जंग की वजह से $2 ट्रिलियन, इजराइल की जंग की वजह से $1 ट्रिलियन, और जो 3 वजूहात उन्होंने दुनिया में बताई हैं कि जिसकी वजह से मेल्टडाउन होने वाला है पूरी दुनिया की इकोनॉमी का, उन्होंने उसका सबसे ज्यादा इल्जाम चाइना के कोविड को लगाया। फिर उसके बाद कोल्ड वार अमेरिका और चाइना की जो होने लगी है, जिसके ऊपर उन्होंने टैरिफ लगाए थे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, और उसके बाद जो बाइडेन ने भी सारे टैरिफ अभी तक कम नहीं किए उन्होंने। फिर तीसरी रीजन बताई है उन्होंने, वो बताई है जंगें, जो नई जंगें इस वक्त जो गाजा की जंग है, उसके पहले यूक्रेन की जंग है, और फिर ट्रेड वार के बारे में बताया उन्होंने। और फिर उन्होंने सबसे बड़ा बताया कि पूरी दुनिया चाइना के ऊपर रिलाय कर रही थी, और इस वक्त चाइना की इकॉनमी बहुत कमजोर हो चुकी है। चाइना के अंदर तकरीबन 18 इस वक्त चाइना के अंदर 8 मिलियन लोग बैंकरप्ट हो चुके हैं, बैंकरप्सी दे चुके हैं। और वहां पे बैंकरप्सी देना इतना खतरनाक होता है कि जब कोई बैंकरप्ट होता है उसके बाद वो जहाज का टिकट नहीं खरीद सकता, ना ही वो फोन के जरिए अपना बिल देने की सलाहियत रखता है। और इस वक्त तकरीबन चाइना की इकॉनमी की जो वर्थ है वो $18 ट्रिलियन है, और अगर उनकी इकॉनमी कमजोर होगी तो उसका बुखार सारी दुनिया को चढ़ेगा। इस वक्त तकरीबन 13,000 कंपनियों को नुकसान हो रहा है चाइना के अंदर, और यही एक सबसे बड़ा एक मेल्टडाउन का इशू है। और अगर देखा जाए तो इस वक्त वाकई ये सीरियस मैटर है। प्रेसिडेंट शी अमेरिका में आए, और यहाँ कैलिफोर्निया उन्होंने जो बड़े बड़े सीईओ थे कंपनियों को बुला के, तो उनकी ऑलमोस्ट मिन्नतें ही करते रहे कि वापस आओ और कारोबार दो, अपना कारोबार यहाँ से उठा के तो कहीं और ना ले जाओ। उसके बाद उन्होंने दूसरा दौरा किया है अमेरिका के बाद वियतनाम का। उन्होंने वहां भी जाके, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा बिजनेस जो है वो चाइना से निकल के वियतनाम जा रहा है। तकरीबन 56 कंपनीज जो है चाइना को छोड़ चुकी हैं, बड़ी कंपनियां। उन 26 में से 22 कंपनियां सीधी वियतनाम गई हैं, और उसके बाद दूसरा नंबर थाईलैंड का था, तीसरा नंबर इंडिया का, चौथा बांग्लादेश का था। तो इस वक्त चाइना इज ट्राइंग, स्ट्रगलिंग, लेकिन अकॉर्डिंग टू द गीता गोपी ऑफ आईएमएफ कि चाइना की इकोनॉमी का एक रिपल इफेक्ट होगा, एक डोमिनो इफेक्ट होगा,
और उससे सारी दुनिया की इकानमी स्लगिश होगी, सारा झटका पूरी दुनिया को लगेगा। लेकिन मेरे वतन अजीज की चीखें निकल जाएंगी उसमें, क्योंकि वतन अजीज को लूटने वाले जो है वो बिल्कुल सारे बाहर से आ रहे हैं, बाहर ही जा रहे हैं। वहां पे आपकी 42% इन्फ्लेशन रेट है, रुपए की हालात खराब हैं, और आपको ठीक करने का किसी का कोई प्रोग्राम नहीं है, बिल्कुल कोई प्रोग्राम नहीं। मैंने आज तक किसी के मुंह से लफ्ज इकानमी, एक्सपोर्ट, तालीम, न्यू जनरेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने किसी के मुंह से नहीं सुना, और ये सुनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनके सबके प्रॉपर्टियां लंदन और टोरंटो में है, वो करेंगे क्यों पाकिस्तान की बातें। साजिद साहब, मेरा आखिरी क्वेश्चन है, इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए रुझान के हवाले से पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया का जो है वो बढ़ रहा है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मजहब को इस तरह से अगर पेश किया जाएगा या उसके खिलाफ कोई इस तरह की चीजें की जाएंगी तो फिर दुनिया में अमन कैसे आएगा? ये आपने बड़ी जो इस खासकर इस क्वेश्चन के आंसर में मैं जो जवाब देना चाह रहा था, वो एक रीसेंट कॉन्फ्रेंस हुई है इटली के अंदर, जिसमें जॉर्जियो मेलोनी, जो कि इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बड़ा एक कंट्रोवर्सल सी स्टेटमेंट दी। कंट्रोवर्सल तो नहीं स्टेटमेंट दी उन्होंने, स्टेटमेंट तो ठीक है उनकी। फिर उसके बाद ऋषि सोनक ने स्टेटमेंट दी, यूके तक स्टेटमेंट ही नहीं, दोनों तकरीरें की, और उसके बाद तीसरी बात जो थी वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने की अमेरिका से। जॉर्जियो मेलोनी ने कहा है कि उन्होंने कहा कि इस्लाम हमारे मुल्कों, हमारे मजहब के साथ कंपेटेबल ही नहीं है। ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल बात ठीक है। मेरी समझ से ये बाहर है कि ये क्रिश्चियन कंट्रीज के अंदर ये मुसलमान लेने के आते हैं जो इनको इस्लाम के साथ इतना प्यार है। ये यहां आके मस्जिदें बनाने के पीछे क्यों पड़े हैं, क्या वजह है? फिर आते हैं या इमिग्रेंट होके यहां इंटीग्रेट नहीं करते, अपनी अपनी गैटो बनाते हैं और वहीं रहते हैं। फिर बल्कि एक और काम करते हैं, यहां आके फिर नारे लगाते हैं कि हमने यहां शरिया इन्फोर्स करनी है। शरिया पाकिस्तान है? कौन से मुसलमान मुल्कों के अंदर शरिया इस वक्त लागू है? कभी किसी ने ये सोचने की कोशिश की है कि तुम इटली या अमेरिका या यूके के अंदर शरिया लगाओगे? वो मेरे एक भाईजान है वहां पे, चौधरी साहब, लंदन में, वही के जंपल है वो। हम रोज कहते हैं हमने लंदन का नाम चेंज करके इस्लामिस्तान बनाना है, हमने यूके का नाम चेंज करके पाकिस्तान रखना है। वो यार पहले पाकिस्तान के हालात तो ठीक कर लो, कोई इस्लामी चीज है तुम्हें नजर आती है वहां पे? अब वो जॉर्जियो मेलोनी के बाद दूसरी तकरीर की है ऋषि सोनक ने। उन्होंने भी यही कहा है कि हमारी सिविलाइजेशन या हमारे रहने बूदोबाश का सबसे ज्यादा खतरा जो है वो इन मुसलमानों से है। ये जो मुसलमान भाग भाग के हमारे मुल्कों में आके हमारे सिस्टम को जो है तबाह कर रहे हैं और बोझ बने हमारे मुल्कों के ऊपर। ये नहीं कि आके यहाँ पे काम करें और एक पॉजिटिव सिटीजन बने हमारे मुल्कों के अंदर, बोझ है हम पे। और उन दोनों ने जो एक मैं इस पे जरा अंदाजा लगा लें कि वो कितने बेजार हैं इस्लामिक इमिग्रेशन से। अब इटली के अंदर जो बंदा पकड़ा जाएगा उसको अल्बानिया भेजा जाएगा। अल्बानिया के साथ उन्होंने डील कर लिया कि हम आपको इतने पैसे देंगे, ये लोग आप उधर ही रखें, और जिनके सही पॉलिटिकल असाइलम होंगे उनको हम ले आएंगे, दूसरे वापस डिपोर्ट करेगा। यूके कहां भेजे करेगा? रवांडा भेजेगा। जो भी वहां पे लोग इलीगल पकड़े जाएंगे उनको रवांडा भेजा जाएगा। इतने बेजार हैं आपसे। उसके बाद हमारे मोहतरम डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, उन्हें भी पता चल गया कि ये दो लोगों ने वहां तकरीर की है। वरना वैसे मैं एक और भी यहां बताना चाहूंगा, जॉर्जियो मेलोनी जो है उनकी भी पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी है इटली के अंदर, उसको कहा जाता है ब्रदर्स ऑफ इटली, उसको कंजर्वेटिव पार्टी, वो भी बेजार है मुसलमानों से। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, वो भी कंजर्वेटिव्स को रिप्रेजेंट कर, उन्होंने कहा ये जो जिहादी है, मैं अगर इलेक्शन जीता गया मैं सब जिहादियों को डिपोर्ट कर दूंगा। जिन्होंने ये जुलूस निकाले हैं इसराइल के खिलाफ, यहाँ पे मैं सब स्टूडेंटों के वीजे कैंसिल करके इनको डिपोर्ट करूंगा। अमेरिका में अगर आना है तो अमेरिकन वैल्यूज की अगर तुम इज्जत नहीं करते, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती, तो यहां ना आओ। इसमें क्या गलत है, जरा मैं आपसे पूछना चाहूंगा। दुनिया चीख रही है इस्लामोफोबिया इस्लामोफोबिया। मेरा उनसे मैं पूछना चाहता हूं, इस दुनिया में जहां आप मुसलमान मुल्कों में पैदा होते हो, रहना तुम चाहते हो क्रिश्चियन मुल्कों में, क्यों भाई? अच्छा, अगर तुम्हें क्रिश्चियनिटी से इतनी नफरत है, जूदाइज्म से इतनी तुम्हारी मुखालफत है, तो यहां आते क्या लेने हो? यहां आके तुम्हें मस्जिदें बनाने का जुनून शुरू हो जाता है, और हर गली में 6-6 मस्जिदें जिस तरह पाकिस्तान में, यहां भी। और फिर वहां एक मस्जिद वाला बैठ के दूसरे को गालियां देता है, यहां भी यही हो रहा है। लेकिन आज तक कभी सोचा है जो इस्लामिक इमिग्रेशन है, मुस्लिम इमिग्रेशन, इन्होंने इन क्रिश्चियन मुल्कों को दिया क्या है?
कोई भलाई का काम वहां किया है? कोई नई चीज इजाद की है? सिवाय एक काम के 18-18 बच्चे बना के स्कूलों में नहीं भेजना उनको। बैंकरप्ट कर दिया इन मुल्कों को। नफरत है अब लोगों को, आपके शक्लें, आपके नाम देखकर नफरत है उनको, वो मुंह परे कर लेते। मुझे एक दोस्त ने बल्कि बताया, उसने कहा एक दफा मैं जर्मनी जा रहा था, सामने से 2 जर्मन आ रहे थे, मुझे दूर से देख के उन्होंने फुटपाथ की साइड चेंज कर ली, इतनी नफरत। तो क्या वजह है कि आप, क्या वजह क्या है, आप क्यों इतने दुनिया में आप जहां भी हैं, चाहे आप इन मुल्कों में खज्जल जलील हो रहे हैं, आप अरबों के मुल्कों में, मुसलमान मुल्क वहां भी खज्जल जलील हो रहे हैं, वहां भी आपके ऊपर ऐसे ऐसे हुक्मरान बैठा दिए कि जिनके 70-70 बच्चे हैं, वो अपने बाप की प्रॉपर्टी समझ के मुल्क चला रहे हैं, और दूसरे मुल्क टूटे फूटे जिस तरह के आपके पाकिस्तान में आपके ऊपर आपकी तरह के लोग जो है बैठा दिए गए, चाहे उनके पास यूनिफॉर्म है या उनके पास डीसीओ है, उनको नाम जो है दे दिए, डीपीओ दे दिए गए, वो भी आपको जूते मार रहे हैं। क्या वजह है? कभी सोचा है? ये ईमान की कमजोरी है, खुदा खौफी की कमी है, मौत का डर नहीं है आपको। मैं कई दफा आपके सेगमेंट में मैंने कहा है शाजिया कि जी। खुदा इनको बताएं, इन लोगों को जो भाग भाग के अमेरिका आना चाहते हैं, यहां भी कब्रिस्तान है, यहां भी लोग अस्पतालों में मर रहे हैं, यूके में भी कब्रिस्तान है। क्यों आपने लूट लूट के अपनी कौम का तो ये खून पसीना हराम का लेकर यहां आते हो? क्या वजह है? तुम समझते हो यहां मरोगे नहीं तुम? और मैं ये समझता हूं कि जो जो बंदे गलत कर रहे हैं, गरीब मारी करते हैं, खुदा की जात उनको इस दुनिया में सजा देती है। जन्नत दोजख कोई देख कर आके किसी ने आज तक नहीं बताया कि जी मैं जन्नत में ये हो रहा है, हो रहे हैं ये मिल रही हैं, हो रहे हैं इस तरह मिल रही है, वहां पे नहर दूध की इस तरह चल रही है, शायद इस तरह वहां बिखरी पड़ी है। यहां दुनिया में ही हिसाबो किताब हो रहा है। और मैं देख रहा हूं ये जितने करप्ट अफसरान, करप्ट लोग यहां पे पैसा पाकिस्तान का चोरी करके आते हैं, मैं देखता हूं इनकी औलादों के हालात क्या होते हैं। मैं देखता हूं किस तरह से ख्वार होती है। ये बड़े घर जो होते हैं उनकी तो 10-15 साल एज होती है, ये बड़ी गाड़ियां 5-5, 6-6 साल ज्यादा नहीं चलती हैं। मैं देखता हूं, गुजारा देखता हूं, जलीलो ख्वार हो रहे हैं, औलादें यहाँ जलील हो रही। चले फिर ये दुनिया, हर एक का शाजिया अपना अपना फैसला होता है कि उसने क्या करना है। आखिर पे मैं ये कहूंगा कि मैंने एक दफा किसी टीवी पर सुना था कि किसी ने इमाम खुमैनी जब जिंदा थे, किसी ईरानी से पूछा था कि इमाम खुमैनी ने आके पूरे ईरान की इकॉनमी खत्म करके रख दी है। तो उस ईरानी ने आगे से सर उठा के कहा था कि उसने सबसे बड़ा तोहफा हम ईरानियों को दिया, उसने हमें इज्जत की मौत मरना सिखा दी है। मैं समझता हूँ इज्जत की मौत मरना भी एक खुदा की बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, बड़ी बड़ी मेहरबानी होती है उसकी। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ चाहता है। नाज़रीन, हमें अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और साजिद साहब को दें इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।